हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर डूइंग गुड और प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं आपकी। तो आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंडियन फेडरलिज्म। इससे पहले हम देख चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन सी एक प्लान्स थे, किनके थ्रू बना। फिर हमने देखा उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली तैयार की गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसने कैसे वर्क किया, उनकी कितनी मीटिंग्स हुई, उन्होंने कितनी रीडिंग्स ली, फाइनली उसे अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद वो इन्फोर्स हुआ। सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप उन्हें रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो आज हम जो चीज़ कवर कर रहे हैं इट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म और साथ ही साथ हम कुछ फीचर्स देखेंगे, नॉट ऑल फीचर्स। आज जो हम फीचर्स देख रहे हैं वो रिलेटेड टू हमारे फेडरलिज्म ही हैं। ठीक है, और हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक कैसे बनता है, क्योंकि हर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिंपल सा कि रूल्स हैं कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे बनेगा, प्रेसिडेंशियल रूल होगा या पार्लियामेंट्री होगा। वो सब कंट्रीज अपने ही बेसिस पे डिसाइड करती हैं। कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी लेकर आता है, कोई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लेकर आता है, जैसे कि इंडिया। तो हर एक का अपना अपना जो पर्सपेक्टिव चला आ रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबने देखा कि क्या सूट करेगा पॉपुलेशन को देखकर, उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, उनमें से एक फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर पावर जो है वो सेंटर प्लस स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में डिवाइड होती है। उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। जैसे सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे डिफेंस, रेलवेज, फॉरेन के जितने भी अफेयर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट करेंसी एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। उसी तरीके से हर स्टेट अपना पुलिस के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए चीज़ें रेडी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और एंड में आपको एक पीडीएफ मिल जाए, नोट मिल जाए। नोट्स के लिए एक 1 पेज पीडीएफ मिलेगा, उसके अंदर सारे नोट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दोज नोट्स एंड यू आर रेडी फॉर एग्जाम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब जो बाहर देशों में है वो अनरिटन है, मतलब वहां पे याद रखना पड़ता है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। रिटन और अनरिटन का मतलब होता है, इंडिया में जैसे रिटन है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझना। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार हुई। अगर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव लाना होता है तो उसका अलग प्रोसीजर है। हमारे यहाँ पर बदलाव लाने के लिए इजीली ऐसा नहीं होगा कि आज मन कराए किसी एमपी का कि चलो चलो चेंजेस लाते हैं, वो नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, किसी किसी केस में तो बहुत स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। ठीक है, ये मेजॉरिटीज हम आगे कवर करेंगे, अभी बस समझ लो। तो इजी अमेंड नहीं होता, इजीली ऐसा नहीं है कि आज मैंने चलो अमेंड कर देते हैं, नहीं। तो ये इजीली अमेंड नहीं होता। नंबर सेकेंड थिंग, ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया, जैसे हर चीज़ को मेंशन किया गया। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी थी। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी दो तरीके की हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। तो दोनों को ऐसा ना हो कि आगे चलकर दिक्कत आए, उनको भी एक मान्यता दी गई, उनको उनके राइट्स के लिए अलग से एक प्लेस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरीके से ये भी पता था कि इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि लोगों के नाम के आगे अपने महाराजा ऐसे कुछ चीज़ें लगी हुई होती थी। तो ये स्पेशली आर्टिकल नंबर 18 में मेंशन है कि स्पेशल टाइटल्स यूज़ नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि कोई अपनी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से किसी और पे राज चलाने की कोशिश करे। तो इक्वालिटी लाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको बहुत लॉन्ग व्यू में देख करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल किया गया, उसे एक स्ट्रक्चर दिया गया। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, ये मेंटेन किया गया कि जो भी सरकार पावर में आती है, जो भी एक पार्टी आकर एक मेजोरिटी में आकर प्राइम मिनिस्टर चूज कर रही है अपना, वो ज़्यादा ऐसा ना हो कि वो तानाशाही पे उतर जाए, इसलिए वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखें, इसलिए सारे रूल्स उसमें गिवन है। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म। अनरिटर्न में इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वहां पर बस लिख दिया देयर विल बी दिस। वो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, वो नहीं पता, इसलिए नॉट स्ट्रक्चर्ड, नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, ईजी टू अमेंड। एग्जाम्पल यूके। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं जाके कोई भी एमपी बोलेगा कि लेट्स डू दिस थिंग, वी नीड टू चेंज इट, वो हो जाएगा। क्या इंडिया में हो सकता है? नहीं। इसलिए इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड
यूके हैज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो ओरल है, वो लिखा हुआ नहीं है, वो याद करना पड़ेगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज इजीली अमेंडेबल, इसलिए इसको बोलते हैं अनरिटन। ये क्लियर है? अगर एक बार अगर ये क्लियर नहीं है तो रीड दीज पॉइंट्स अगेन एंड यू विल बी वेरी गुड टू गो। ठीक है। और इंडिया में ऐसा भी बोलते हैं, इट्स अ क्वाज़ी रिटन। क्वाज़ी मतलब नकली रिटर्न है, और कहते हैं कुछ कुछ मतलब अलग अलग नाम इसको दे देते हैं, पर हाँ इट इज़ अ मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अगर आपने आर्टिकल नंबर 2 पढ़ा है, 2 एंड 3, इसमें अगर हम स्टेट के अंदर कोई चेंज लाते हैं तो हमें आर्टिकल 4 में लिखा मेंशन है कि ये हमें अमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है वो इजीली अमेंड हो पा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ मेंशन ही कर दिया है कि इसमें आप अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंजेस ला सकते हो, इसलिए इसे मिक्सचर कहते हैं। अदरवाइज 90% इट्स रिटर्न। ठीक है, मतलब इट्स टफ टू अमेंड। नेक्स्ट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यही था जो सिंपल मेजोरिटी की बात हम कर रहे थे, अब यहाँ समझ आ जाएगा। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जितने लोग पावर में, जैसे 540 सीट्स हैं हमारे यहाँ, 543। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जो जितने लोग वहाँ पर 543 का हाफ है, वो उतनी वोट्स आ गई, वो सिंपल मेजोरिटी से क्लियर हो गया। ठीक है, उसलिए वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में अगर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंज लाना है, डेफिनेट सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े एक मैटर है, पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा ये, तो इस मैटर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी से इसको अमेंड किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं रिजिड फीचर्स। आई होप आई एम क्लियर अबाउट माई वर्ड। जैसे चेंज इन नेम ऑफ स्टेट्स आर्टिकल नंबर 2 और 3 में लिखे हैं, इन चीज़ों से नाम चेंज करने से आपको लगता है पूरे देश में बदलाव आएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो नहीं, अगर एक ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लड़ाई चल रही थी, अगर वहाँ पर जो भी इश्यूज थे, कल्चरल थे या जो भी लिंग्विस्टिक इश्यूज थे, अगर उनको अलग किया गया है, डू यू रियली थिंक इसके बाद एक इशू बहुत लंबा क्रिएट होगा या कुछ ऐसा हो सकता था कि पूरे देश का मैप चेंज हो रहा है? नहीं, इसलिए ये जो था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई कल को उठ कर बोले आर्टिकल नंबर 14 को हम अमेंड करके हटा रहे हैं, तो इट विल इम्पैक्ट एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन, राइट? वो हर सिटीजन को इम्पैक्ट करने वाला है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। जो मेजर डिसीजंस है उनको एकदम से कोई भी सिंपल मेजोरिटी से नहीं ले लेगा, उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहेगी। ठीक है। फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म क्या किस तरीके से चल रहा है? भारत देश में हो सकता है 2 टायर्स में डिवाइड हो, इंडिया में कितने टायर्स में डिवाइडेड है? 3। यू हैव टू लर्न दिस थिंग। ये लोकल बॉडीज जो बनी है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये जब हम इंडिपेंडेंट हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तब ये नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम पर ये था कि पहले इनको और इनको मेंटेन करके देखते हैं, लेटर ऑन हमारे व्यू में था डेफिनेटली पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को लाना, तो ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हमने समझा था कि पावर डिवाइड होती है इंडिया में, 3 टायर डिवीजन है, यूनियन और मतलब सेंटर, फिर स्टेट्स एंड देन लोकल बॉडीज। ये याद करना जरूरी है। ठीक है। यूनियन अंडर फेडरलिज्म स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ अनदर, दे आर डिराइव्ड। या ये मैं इसलिए रीड कर रही थी, ऐसे अजीब सा लगा होगा, पर हाँ ये सिर्फ एक स्टेट्स ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से पावर डिराइव कर रही है, नहीं, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनका ही रोल है इन चीज़ों में। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दीज थिंग्स। ठीक है। अगर कुछ ऐसा है कि स्टेट ही जाकर बोल दे कि वी नीड योर हेल्प, कि इसमें कोई चीज़ हेल्प कर दो, तो यूनियन या सेंटर जाकर उसमें हेल्प करता है। ठीक है। ये अब आते हैं फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स। कई कई जगहों पर, कई कई नेशंस के अंदर यूनिटरी फीचर्स होते हैं। यूनिटरी का क्या मतलब है? यूनियन के पास पावर है एंड स्टेट और जो नीचे लोकल बॉडीज हैं वो इनके वो हैं यूनिट्स, एजेंट्स हैं। ठीक है। जो ये काम बोलेंगे वो करेंगे। क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं। ठीक है। इसलिए फेडरल फीचर्स याद करने जरूरी हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है या नहीं है? अगर आप सोचो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो क्या जो यूनियन और स्टेट में पावर डिवाइडेड है वो डिवाइडेड रहेंगी? नहीं। अगर वो अनरिटन होगा तो यूनियन जाकर उसको चेंज कर देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की स्टेट्स के पास तो पावर है ही नहीं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, फेडरल फीचर का पार्ट है। ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डिवीजन होगी तो होगी। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन ये दोनों चीज का आपको समझ आ गया होगा। सेपरेट स्टेट सर्विसेज,
अब जैसे यूपीएससी है और देन स्टेट पीसीएस होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है। यूपीएससी में यूनियन से सेलेक्ट होकर अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, राइट। वो यूनियन के लिए हुए, वो यूनियन के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन अब हर स्टेट के पास अपने भी होंगे, इसलिए सेपरेट उनको स्टेट सर्विसेज मिलती हैं। बायकैमरलिज्म का मतलब होता है दो बाय टू वॉच हाउसेस। किस तरीके से? हमारे पास है, एक होगा लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लेकर आ रहा है और राज्यसभा जो है वो हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। राज्यसभा ये अपर हाउस, राज्यसभा इज दी अपर हाउस एंड लोकसभा इज लोअर हाउस। यहाँ पर दोनों का होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग, जब यहाँ पर पावर्स डिवाइड हो चुकी हैं, तो एक होगा, एक हाउस है, वहां पर जाने के लिए एमपीज होते हैं, वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं। यहाँ पर एमपी जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंटर की एक गवर्नमेंट तो है ही, वो तो पूरे नेशन के लिए है ही, लेकिन स्टेट्स में भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होंगी जो अपने अपने उनकी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट मेंशन है, उस पर काम करने के लिए। सेंटर पूरे के लिए काम कर रहा है, लेकिन अपने अपने यूनिट्स होगा एक तरीके से, उनमें काम देखने के लिए वहाँ पर कैसा चल रहा है, वहाँ पे फाइनेंशियल जीएसटीज, सारी एसजीएसटीज, एग्रीकल्चर, पुलिस वहाँ पर कैसे काम कर रही है, कितने अच्छे से हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हैं, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी नो इंडिया के अंदर इस तरीके से है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ओनली वन, हाई कोर्ट्स हर स्टेट के पास हैं अपने, ऑलमोस्ट 3-4 जो हैं वो मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये एससी एंड देन आर एचसीज एंड देन वी हैव आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जो हर स्टेट है पहले अपने रूल्स को, अपने यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी केस है, पहले वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ जा रहा है और यहाँ से जाने के बाद यहाँ जा रहा है। पर अगर कोई फंडामेंटल राइट पे कोई उल्लंघन हो रहा है, वो तो डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हैं, राइट। और इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती है। इसका मतलब है अगर कोई किसी भी तरीके का केस है, वो डायरेक्टली अगर कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव द राइट ऑफ इट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो राइट नहीं है उनका, यहाँ से मेंबर जो है वो गवर्नमेंट से चूज होकर आ रहे हैं, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये केस है, ये हाई कोर्ट में जाए या नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अप टू द जुडिशरी, वो अपने आप मैनेज करेंगे अपना पूरा डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर यहाँ यूनिटरी, इसके ऑपोजिट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में ये वाला फीचर है, ये याद रखना है, ये फीचर्स हैं, पर हमारे पास इस फीचर का एक और फीचर है, सब फीचर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर ऐसा तो है नहीं, आप दिल्ली में रहते हो तो आपकी अलग सिटीजनशिप है, और अगर आप यूपी के हो तो आपकी अलग है, अगर आप केरला के हो तो आपकी अलग है सिटीजनशिप। नहीं, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, प्राउड इंडियंस। तो इसलिए हमारे यहाँ पर इसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ तो क्वाज़ाई फेडरल है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स हमारे पास यूनिटरी के भी हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन इंडिया के पास दोनों ही फीचर हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी है और ये भी है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हैं और ये भी हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स बाय सेंटर, ये भी है। क्यों है? क्योंकि जो गवर्नर्स हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट होकर आते हैं नहीं, गवर्नर्स को डायरेक्ट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट के पास भेजती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जुडिशरी है। अब जब पार्लियामेंट में कुछ लॉ बनते हैं, उन लॉज की वैलिडिटी चेक करने के लिए, क्या वो लॉ चेकिंग के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? यस। क्या वो लॉ कोई उठा करके हाई कोर्ट में केस कर सकता है? यस। कि वो सही है या नहीं है। अगर कल को पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया बाई चांस जिसके अंदर फंडामेंटल राइट का छोटा सा हिस्सा उल्लंघन में जा रहा है, वो उल्लंघित हो रहा है, तो किसी इंसान ने जाकर उसका केस डाला एचसी में, तो हाँ वो सुना जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ताकि हमारे यहाँ पर जो पावर है ना वो डिवाइड होकर रहे, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि एक पार्टी आ गई है पावर में, उन्हीं का ही राज चले जा रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं जो यूनिटरी हैं। अब इंडियन फेडरलिज्म को कई लोगों ने कई नाम दिए हैं, और ये यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन आया था। सिमिलरली ये यूके पीसीएस में भी आया था, बहुत सारे, और एसएससी में भी आया था। तो ये याद करना ज़रूरी है। ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। क्वाज़ाई फेडरल, केसी वेरे ने कहा था इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्वाज़ाई फेडरल है। क्वाज़ाई फेडरल का मतलब है फेडरल तो है लेकिन नाम का फेडरल है, इसमें यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इक्वल बैलेंस बन रहा है।
कॉपरेटिव फेडरलिज्म है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। उन्होंने कहा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट का, तो वो वाला फेडरलिज्म इंडिया फॉलो करता है। मॉरिस जॉन्स ने कहा था, ये थोड़ा सा नेगेटिव था, कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इनका कहना था कि बार्गेन कर रहे हैं एक दूसरे से पावर्स के लिए और रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अप टू हिम, उनका ओपिनियन है। आइवर जेनिंग्स ने बोला था फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इन्होंने कहा था अगर एक तराजू है इस तरीके से, तो पलड़ा भारी यूनियन का है, यूनियन फीचर्स का है। ठीक है, जबकि ऐसा आपका हो सकता है अपना ओपिनियन हो, बताना आप भी। तो ये इस तरीके से बोलते हैं, उन्होंने बोला था सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। एक बार इनको पॉइंट्स को रिवाइज करोगे, खुद से रिवाइज करना, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, और बताना आपको ईजिली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये वाले टॉपिक्स हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द पॉलिटी हम यहीं से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो सारी चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है तभी तो आगे पॉलिटी है। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से अगर आपने ये 3 वीडियोज़ अब तक कर लिए हैं कवर, तो यहाँ से अब तक बहुत, मतलब इन टोटल 100+ क्वेश्चंस आए हैं। इन पी वाई क्यूज़ को भी हम जल्दी कवर करेंगे। कीप रिवाइजिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।